सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं प्लेटो। प्लेटो के अंदर हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था प्लेटो के परिवार का साम्यवाद या स्त्रियों का साम्यवाद, जिसमें हमने ये अध्ययन किया था कि प्लेटो ने शासक वर्ग को परिवार नामक संस्था से वंचित किया है ताकि वो निस्वार्थ भाव से राज्य की सेवा कर सके। प्लेटो के परिवार का साम्यवाद या स्त्रियों के साम्यवाद की अनेक आलोचनाएं भी की गई हैं। इन आलोचनाओं को आज हम प्लेटो के परिवार का साम्यवाद भाग 2 में पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसकी प्रमुख आलोचनाएं क्या क्या हैं। पत्नियों के साम्यवाद की योजना के दो पहलू हैं। जहाँ तक स्त्रियों के उत्थान, कल्याण और राज्य के कार्यों में हिस्सा लेने का प्रश्न है, यह योजना उदार है, क्रांतिकारी है, व्यवहारिक है और आधुनिक है, क्योंकि कोई भी राज्य अपनी जनसंख्या के आधे भाग की उपेक्षा पर विकासोन्मुख तथा सभ्य नहीं हो सकता। परंतु जहाँ तक विवाह, यौन संबंध, संतानोत्पत्ति, उनके पालन पोषण का प्रश्न है, प्लेटो की साम्यवादी योजना अनैतिक, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, हास्यास्पद और असभ्य समाज की घोतक है। इसकी प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार है। प्रथम आलोचना यह है कि ये अनावश्यक है। संपत्ति तथा पत्नियों के साम्यवाद को अरस्तु आदर्श राज्य की प्राप्ति हेतु अनावश्यक मानता है। उसकी धारणा है कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति प्लेटो साम्यवाद द्वारा करना चाहता है, उसकी प्राप्ति शिक्षा से हो सकती है। उसके लिए साम्यवाद की आवश्यकता नहीं है। नैतिक अगर रोग है तो उसका जो उपचार है, नैतिक यदि रोग है तो उसका उपचार भी नैतिक ही होगा, न कि भौतिक। भौतिक उपचारों की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसकी प्लेटो व्यवस्था करता है। दूसरी आलोचना है कि लिंग भेद की अपूर्ण व्यवस्था। प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत में लिंग भेद की जो व्यवस्था है वो अपूर्ण है। स्त्री पुरुषों के संबंधों को जानवरों के संबंधों के साथ मिलाना अनैतिक और अव्यवहारिक है। स्त्री पुरुषों के संबंध अस्थायी नहीं होते। उनका मिलन केवल प्रजनन के लिए नहीं होता है, बल्कि विवाह एक स्थायी बंधन होता है जो जीवन पर्यंत चलता है। यह नैतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बंधन होता है जो पारस्परिक कल्याण और उत्तम जीवन की प्राप्ति के लिए जरूरी होता है। तीसरी आलोचना यह है कि स्त्री पुरुष के स्वभाव में भिन्नता। स्त्री पुरुष के लिंग भेद की तुलना पशुओं के लिंग भेद से नहीं की जा सकती। न ही पशुओं का उदाहरण देकर स्त्री पुरुष के कार्य की योग्यता एवं क्षमताओं का समान माना जा सकता है। स्वभाव से स्त्रियां कोमल, संवेदनशील, दयालु होती हैं, जबकि पुरुष उद्यमी, उत्साही होते हैं। गृह संचालन और बच्चों का पालन पोषण स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है, जबकि पुरुष का स्वाभाविक कार्य आय के स्रोतों का जुटाना और परिवार का संरक्षण। ये कहना हास्यास्पद है कि स्त्रियां सैनिक या अन्य इसी प्रकार के कठोर कार्यों को कुशलता के साथ कर सकती हैं कि जिस प्रकार पुरुष। अगली आलोचना की जाती है न्याय सिद्धांत के विपरीत। स्त्रियों का साम्यवाद प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के भी विपरीत है। यदि न्याय अपने स्वाभाविक कार्य को कुशलता से करना है
और उसमें श्रेष्ठता प्राप्त करना है तो स्त्रियों का जो स्वाभाविक कार्य है वह गृह संचालन होता है। तो स्त्रियों को गृह संचालन और बच्चों के लालन पालन में ही निपुणता प्राप्त करनी चाहिए, उसी के माध्यम से राज्य की सेवाएं करनी चाहिए। सार्वजनिक पदों को प्राप्त करके ही स्त्रियां राज्य की सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके स्वाभाविक कार्य के अनुकूल नहीं है। अगली आलोचना जो की जाती वह है नैतिक गुणों का ह्रास। पत्नियों के साम्यवाद की स्थिति में सभी नैतिक गुणों का ह्रास होगा। सार्वजनिक शिशु गृह में पले हुए बच्चों में प्रेम, त्याग, सहानुभूति, सेवा का अभाव होगा। प्लेटो ने परिवार को केवल विकृत संस्था के रूप में देखा है जहाँ स्वार्थ और संकीर्ण भावनाएं होती हैं। वो परिवार के उस रूप को नहीं देख सका जहाँ प्रेम होता है, जहाँ सहयोग, सहानुभूति, बलिदान, त्याग, आज्ञा पालन आदि भावनाओं का भी विकास होता है। परिवार नैतिक व्यवहार की वास्तव में प्राथमिक पाठशाला होती है। पत्नियों का साम्यवाद संयम को भी नष्ट करता है, जो अच्छे चरित्र के लिए अत्यंत जरूरी है। अगली आलोचना है मनोवैज्ञानिक तत्व की उपेक्षा। प्लेटो की साम्यवादी योजना मनोवैज्ञानिक तत्वों की उपेक्षा करती है। ये उस सामाजिक संस्था परिवार को नष्ट करना चाहती है जो युगों से चली आ रही है। महिलाओं को राज्य की सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए एक ओर तो उसने परिवार जैसी व्यक्ति की मूलभूत संस्था पर प्रहार किया, दूसरी ओर उसने विवाह संस्था की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर उसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिसे सभ्य कहलाने वाले एवं व्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण जीवन का निर्वाह करने वाला कोई भी मानव समाज स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट जो आलोचना है वह है अत्यधिक एकीकरण। प्लेटो साम्यवादी व्यवस्था द्वारा ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता है जो राज्य परिवार अर्थात एक व्यक्ति राज्य वन मैन स्टेट का रूप धारण कर लेगा, परंतु ऐसा राज्य व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए हानिकारक होगा। जैसा कि अरस्तु ने लिखा है, राज्य अंत में उस सीमा तक एकता प्राप्त कर लेगा वह राज्य ही नहीं रहेगा। और अंतिम आलोचना की जाती है वह है नीरस। संरक्षकों को व्यक्तिगत संपत्ति और पारिक जीवन के स्वाभाविक सुख और आनंद से वंचित करना प्लेटो के साम्यवाद के लिए कोई आकर्षण नहीं छोड़ता, अतः वे प्रेरणा रहित और कुशलता रहित बनकर रह जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि ये महान दार्शनिक उतावला था, बहुत उतावला, और उसका दृष्टिकोण बहुत एकाकी था। अपने इसी उतावले और एकाकी दृष्टिकोण के कारण उसने किंचित मात्र भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि परिवार संस्था में जहाँ अवगुण हो वहाँ कुछ गुण भी हो सकते हैं। यदि प्लेटो उतावलेपन या एकाकी रूप से कार्य नहीं करता तो वह एक ऐसी व्यवहारिक योजना प्रस्तुत कर सकता था जो एक और परिवार के उज्जवल पक्ष को अधिक उज्जवल बनाती, वहीं महिलाओं की सेवा भी राज्य के लिए उपलब्ध कर देती। ऐसा न करके प्लेटो ने रिपब्लिक में एक अव्यवहारिक और भयानक योजना प्रस्तुत की है। आगे हम देखते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद की, पत्नियों के साम्यवाद की अरस्तु ने की आलोचना की है।
अरस्तु द्वारा आलोचना। अरस्तु के अनुसार प्लेटो ने नैतिक जीवन की बीमारियों को दूर करने के लिए नैतिक उपचारों पर संपूर्ण रूप से आस्था न रखकर भौतिक चीज़ों पर आस्था रखी, जबकि अरस्तु का मानना है कि नैतिक रोगों के लिए नैतिक सिद्धांत ही आवश्यक होता है। दूसरी जो बात वो उसने की है, जिस पारिवारिक जीवन को प्लेटो ने निकृष्ट माना है एवं राज्य के संदर्भ में अनावश्यक माना है, उसी परिवार में अरस्तु को मनुष्य की राजनीतिक यात्रा का प्रथम सोपान दृष्टिगोचर होता है। अरस्तु का मानना है कि परिवार अत्यंत आवश्यक होता है, जबकि प्लेटो राजा के लिए परिवार को आवश्यक नहीं मानता। तीसरी विशेषता है कि स्त्री और पुरुष, माता और पिता और संतान के संबंध में जिन संबंधों का चित्र प्लेटो ने खींचा वह भी अरस्तु के अनुसार सही चित्र नहीं है। उसका मानना है कि व्यक्तिगत रूप में परिवार को नष्ट कर जिस परिवर्तित विशाल रूप में प्लेटो ने परिवार का निर्माण करना चाहे, उससे प्लेटो का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। जिस बड़े पैमाने पर पारिवारिक जीवन का विस्तार उसने करना चाहा, उस बड़े पैमाने पर पारिवारिक स्नेह, पारिवारिक भावना तथा स्त्रियों पुरुषों का पारिवारिक संबंध हो ही नहीं सकता। उसके राज्य परिवार के बच्चों को न तो माता पिता का स्नेह उपलब्ध होगा और न ही माता पिता को संतान का सुख, साथ ही उन बच्चों के लालन पालन तथा पूर्ण विकास के अवसर भी समाप्त हो जाएंगे। ये आमतौर पर देखा जाता है। अतः प्लेटो की योजना एक और विचित्र प्रकार के अनाथ बच्चे पैदा करेगी जो माता पिता के स्नेह से वंचित रहेंगे, और दूसरी ओर ऐसे अभागे पिता होंगे जिन्हें अपनी संतान का ज्ञान तक भी नहीं होगा। चौथी आलोचना जो अरस्तु द्वारा की जाती है, उसके अनुसार पत्नियों के साम्यवाद में पशुओं की तुलना करना ये एक तरह से हास्यास्पद, हंसी के लगा। ये पशुओं के साथ मनुष्य की तुलना नहीं की जानी चाहिए। पांचवी योजना के बारे में जो आलोचना अरस्तु ने की है वह है, अरस्तु के अनुसार पत्नियों के साम्यवाद की परिणति एक व्यक्ति राज्य में हो जाती है। वन मैन स्टेट बना दिया जाता है। प्लेटो राज्य का अत्यधिक एकीकरण करना चाहता है। इस अत्यधिक एकीकरण का अरस्तु विरोधी है, क्योंकि जिस सीमा तक राज्य व व्यक्ति का एकीकरण प्लेटो करना चाहता है, उस सीमा तक किया गया एकीकरण राज्य और व्यक्ति दोनों को ही नष्ट कर सकता है। अरस्तु प्रश्न करता है कि क्या ये स्पष्ट नहीं है कि राज्य अंत में उस सीमा तक एकता प्राप्त कर ले कि वह राज्य ही ना रहे। अगली आलोचना जो अरस्तु ने की है वह कि स्त्री और पुरुष के लिंग भेद को प्लेटो महत्व नहीं देता, जिस सीमा तक उसको महत्व दिया जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार अपनी प्रकृति से नारी पारिवारिक जीवन का केंद्र है, सेंटर है। प्रकृति से ही उसके कुछ कार्य निर्धारित किए हैं जिन्हें वो सरलता से दूसरों को नहीं सौंप सकती। अतः ये उचित है कि स्त्री और पुरुष एक से कार्य न करें, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में विभिन्न प्रकृति की कार्यों का संपादन करें। यदि साम्यवाद अच्छी व्यवस्था है तो इसे सभी वर्गों पर लागू किया जाना चाहिए। सभी पर लागू, केवल संरक्षक वर्ग पर लागू किया जाना उचित नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका सार या निष्कर्ष क्या है। प्लेटो के साम्यवादी विचारों की गंभीर आलोचना यह की जाती है कि प्लेटो को अपने दार्शनिक शासक
तथा सैनिकों के विवेक पर अधिक विश्वास नहीं था। जिन संरक्षकों के हाथों में राज्य का शासन संचालन सौंपने का उसने समर्थन किया, उन पर भी वह स्वयं ही पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं कर सका। उसे इस बात का अत्यंत भय था कि बाह्य वस्तुओं जैसे परिवार, संपत्ति आदि शासक के विवेक और उत्साह को कुंठित कर सकती है। शासक वर्ग में इस प्रकार का अविश्वास प्रकट करने के साथ ही उसने अपनी शिक्षा योजना की प्रभावशीलता में भी अविश्वास प्रकट किया। यदि उसकी अपनी शिक्षा योजना में आस्था होती तो वो साम्यवाद के बाह्य और अत्यधिक कठोर अनुशासन की योजना ही उपस्थित नहीं करता। अपने जीवन काल में ही प्लेटो को साम्यवाद के सभी पहलुओं के अव्यावहारिक होने का आभास हो गया था। अतः लॉज में उसने परिवार, संपत्ति तथा विवाह संस्था पर रिपब्लिक से बिल्कुल भिन्न विचार प्रकट किए। लॉज में उसने शासक वर्ग को सीमित मात्रा में संपत्ति रखने तथा पारिवारिक जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्रदान किया। तो अंत में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, अनेक आलोचना के बावजूद प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत में ये बात तो निश्चित है कि संपत्ति, कंचन और कामिनी राजा या शासक को प्रभावित या पथभ्रष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि प्लेटो का परिवार के साम्यवाद की प्रमुख आलोचनाएं क्या क्या हैं। इसमें हमने मुख्य रूप से देखा कि प्लेटो के साम्यवाद को अरस्तु ने अनावश्यक माना है, स्त्री पुरुष के में भेद बढ़ाने वाला माना है, स्त्रियों के स्वभाव के अनुकूल नहीं है, ये व्यक्ति के मनोविज्ञान के भी खिलाफ है। इस वीडियो को आपने ध्यान से सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत